गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम अगेन। कल उस वक्त हम लोग कुछ पढ़ाई किए थे, जो कुछ टॉपिक बाकी रह गया था। तो आज वो टॉपिक है क्रियाकलाप, मीन्स एक्टिविटी। इसके बारे में आप लोग को कुछ बता दिया जाए कि आप लोग इस चीज़ को आजमा सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए, एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए, मतलब एक ही प्रकार के पौधों के 2 गमले लीजिएगा। ठीक है, एक को अंधकार में मतलब काले बक्से में 72 घंटे के लिए रख दीजिए, और तथा दूसरे को जो है सूर्य के प्रकाश में रखिए। ठीक है, और दोनों पौधों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकन को नोट कीजिए, जो अभी चीज़ हो रहा है पौधे में उसको नोट कीजिएगा, क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अपने अवलोकनों को नोट कीजिएगा। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था, वो गमले जिसको आपने अंधकार में रखा था, 3-4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। उसको फिर वहाँ से निकाल करके सूर्य के प्रकाश में रख दीजिएगा, तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। उसके बाद इसकी पत्ती पे आप आयोडीन परीक्षण कीजिएगा, देखिए क्या होता है। आपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिखे, उसके बाद फिर उसको जो भी चीज़ हुआ है उसके पत्ती पर, उसे आप नोटबुक में लिखेंगे। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग, मतलब वर्ण मीन्स रंग की पत्तियां में भी क्लोरोफिल होती है। सिर्फ हरी पत्ती में ही क्लोरोफिल नहीं, बल्कि और भी अनेक प्रकार की जो पत्तियां होती है उसमें भी क्लोरोफिल पाई जाती है। परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रस्थान करते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। लेकिन जो है हरा पत्ती का जो कलर होता है वो उसे छिपा देता है, और हरा, भूरा, नीला, पीला में वो कन्वर्ट हो जाता है। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें भी जो है फोटोसिंथेसिस का काम होता है। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे और पंखी मतलब काई जैसे पादप देखे होंगे। मतलब सही बात, जाहिर सी बात है, आप लोग भी कहीं दीवार पे देखे होंगे, या नहीं तो फिर कोई पॉन्ड उंड में देखे होंगे कि ऊपर में जो है एक हरा रंग का एक मतलब एक काई टाइप का लगा हुआ रहता है। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। जो कुछ जीवों की मतलब वृद्धि हो जाती है, इंक्रीजमेंट हो जाती है, जिसे हम लोग शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? क्या आपने सोचा है कि कभी इसका रंग हरा क्यों होता है? तो इनमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन समय बनाता है। शैवाल भी जो है ना, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है, जो काई जो होते हैं, जो दीवार पे जो काई लगी हुई होती है, जो हरा हो जाता है, वो भी अपना भोजन खुद ही बनाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। वो तो आपका एक्टिविटी था, उसे आप करके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ेंगे पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण कैसे होता है। ठीक है, पौधों में ये सब कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त और क्या क्या खाद्यों का संश्लेषण होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं कौन? पौधे जो है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ये तीनों चीज़ का मिश्रण है। ठीक है, इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। इसका उपयोग जो है खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजन पदार्थ है, लेकिन प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। ये तीनों के अतिरिक्त जो है साथ ही साथ उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। पादपों मतलब पौधों के नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो जायज़ मतलब पौधे में जो है नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन है। तो याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैस की अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वायु में जो हम लोग वातावरण में जो वायु है उसमें जो है प्रचुर मात्रा में जो है गैस पाया जाता है। परंतु पौधे इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो है अवशोषण जो है, ग्रहण जो है, वो उस रूप में नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं, और यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। और ये जो है जल के साथ क्या होता है, पौधा जो है इसको अवशोषित कर लेता है। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं। आप लोग
किसान को खेती करते हुए अगर देखोगे तो वो जो है जब बीज को बोता है उसके बाद जो है वो क्या करता है, उर्वरक की छिटवाई मतलब छिटाई करता है, खाद डालता है, जिससे जो है कीड़े मकोड़े ना लगे, जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता होती है, जिसमें जो है क्या पाया जाता है, नाइट्रोजनी पदार्थ जो है उसमें पाया जाता है। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पौधों की नाइट्रोजन की, इधर आते हैं, मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। इसके पश्चात ये पता चला हम लोगों को कि पौधे जो है प्रोटीन एवं वसा का भी संश्लेषण करता है। चलिए अगला टॉपिक है कि पादपों में पोषण के अन्य विधियां क्या है। पौधे में जो है पोषण की विधियां क्या क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप मतलब ये पौधे भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद पर निर्भर करते हैं। अन्य पौधों द्वारा ये जो है निर्मित खाद पर क्या होता है, निर्भर होता है। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। वे कौन सा प्रणाली का उपयोग करते हैं, विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं चित्र 1.5 को। हाँ दिखा दो चित्र 1.5, थोड़ा सा नीचे करते हैं। जी हाँ, चित्र 1.5 जो दिख रहा है इसमें आपको पता चल रहा है कि मतलब एक पेड़ है, अब पेड़ के ऊपर बहुत सारी लता फैली है, ठीक है। तो मतलब ये पता चल रहा है कि ये जो है डिपेंडेंट है किसी दूसरे पर। ध्यान से देखिए, क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। हाँ दिखता तो है, ये तो दिखा है, हम लोगों ने अभी देखा है इसे। ये अमर बेल का पादप है, मतलब ये अमर बेल का पौधा है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये अपना भोजन उस पौधे से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। ये अपना भोजन जो है उससे प्राप्त करता है जिस पर ये आरोहित है, जिस पर वो डिपेंडेंट है। वह पौधे परपोषी कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, परपोषी कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कि परपोषी किसे कहते हैं। तो ऊपर का जो भी चीज़ दिया हुआ है तो उसे आप नोट कर लीजिएगा, परपोषी किसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अमर बेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी भी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? क्या हम जो है एक परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए, अपने अध्यापक से इस पर विषय पर चर्चा करना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग बाद में। चलिए आगे आते हैं। क्या आपने ऐसे पौधों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विषमकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। तो चित्र 1.6 में देखने के लिए बोला जा रहा है। चित्र 1.6 को देखिए आप, ठीक है, दिख रहा है ना चित्र 1.6। यहाँ घट पूर्णी मतलब पिचार पादप में घड़े की ढक्कन जैसी संरचना होती है। यहाँ देखिए ढक्कन जैसी संरचना है, ये कीड़े मकोड़े पकड़ के खा जाता है। ऐसे पौधे जो हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 में पादप को देखिए, इसके घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े के ढक्कन बनाता है और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं। उसके अंदर बहुत सारे रोम पाए जाते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं, और आधा खुला हुआ होता है और आधा झपा हुआ होता है। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों को मतलब ये जब कोई कीड़ा भी उसके जो है उसके घड़े में जब प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों को क्या करता है, बीच में फंस जाता है, रोमों के बीच फंस जाता है और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है, ठीक है। फंस जाने के बाद जो है वो जो है पेड़ जो है उसके अपना भोजन बना लेता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। ऐसे पादप को जो हम लोग ऐसे पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटभक्षी पौधे कहते हैं। विंस फ्लाई टैप तथा संड्यू कीटमच्छी पादपों को दो अन्य उदाहरण हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिएगा। आप लोग जो है इसके बारे में जो है आप ये दो पौधे हैं, ठीक है, सॉरी
कीटभक्षी, ठीक है, कीटभक्षी पौधा है, ठीक है। और विंस फ्लाई ट्रैप तथा संड्यू कीटभक्षी पौधे, ठीक है। ये दो पौधे ऐसे हैं जो इसका उदाहरण है। इसके बारे में आप लोग जो है गूगल कर लीजिएगा। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता है? ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, मृतजीवी अपने बाजार में छत्रक मतलब मशरूम बिकते देखे होंगे, देखे हैं मशरूम बिकते हुए, मशरूम जो बिकता है, ठीक है। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियाँ अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। ऐसा गुच्छा हम लोगों को दिखता है जब बरसात आती है, तो मतलब जो वृक्ष टूटी फूटी रहती है उसके मतलब तना पे जो है वो गुच्छा मतलब छाता नुमा एक मशरूम उग जाता है। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और ये उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे आते हैं, मशरूम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यही है मशरूम, ये चित्र में जो आपको दिख रहा है ना, ये मशरूम है। इसे लोग खाते हैं पका करके। चलिए, ब्रेड मतलब डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम व एवं उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोएं जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे, ठीक है। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी उर्वरक लेंस, देखिए 1.8 में देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ उसमें जो है कुछ धब्बा आने लगा है, कुछ जो है निशान आने लगा है जब उसको जो है भिगो करके जब उसको रख देते हैं उसके बाद, ठीक है। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी उर्वरक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने परीक्षणों को नोटबुक में लिखिए और बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़े। आपको संभव है कि ये जो है रुई के धागा के समान जो है ये दिखाई पड़ेगा। आप इसे ऐसा आजमा करके देखिएगा, आप एक बार करिएगा, ये आपका एक्टिविटी में शामिल है। यह जीव कवक या फंजाई कहलाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कवक या फंजाई कहते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है। इसकी पोषण प्रणाली जो है भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं। ये जो मतलब जब कोई चीज़ सड़ जाता है तो उसके ऊपर ये जो है ये चीज़ आ जाती है। जब कोई खाना या फिर कोई रोटी जब मतलब सड़ने लगता है ना, तो वैसा चीज़ जो है इसके मतलब ऊपर वाले हिस्से में जो है ये रोआ टाइप का एक पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है, ठीक है। जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। जो इसका पोषण को मतलब उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी जीव कहते हैं। चलिए, कवक फंजाई मतलब अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं, ठीक है। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण होते हैं, जो भीगे होती हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। ये वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। इसलिए जो है बरसात के मौसम में बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो क्या होती है? ख़राब हो जाती है। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिएगा। अपने गार्जियन से जो है इस कवकों के जो नुकसान होता है उसके बारे में चर्चा कीजिएगा। चलिए, सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जो कवक के जो बीजाणु होते हैं वो वायु में प्रेजेंट होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नव एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म दे देते हैं, ठीक है। जब वो ऐसी जगह पर वो हमेशा वहाँ बैठते हैं जो नम जगह हो, ठीक है, और वहीं पर से बैठ करके फिर जो है वो एक नया अपना कवक को क्या करता है? जन्म देता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? ठीक है,
तो बूझो को याद, यहाँ पे दिया है कि बूझो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होता है। ठीक है, इसके बारे में आप कैसे बचाएंगे, इसके बारे में आप लोग जो है लिख करके भेजिएगा। चलिए, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध। मतलब कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, अर्थात अपना अपना आवास एवं पोशाक ये दोनों जो है एक दूसरे से बांटते रहते हैं, उसे हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं और बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। चलिए, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदारी होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। ठीक है, इनमें से एक क्या होता है? शैवाल और दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है लेकिन कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान मतलब आवास और जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। ठीक है, चलिए, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली के बगीचों के लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं, मिट्टी में क्यों मिलाते हैं? तो आप पढ़ चुके हैं कि पौधे मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। अतः मृदा में इनका मतलब मृदा मीन्स मिट्टी। अतः मिट्टी में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है और उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। ठीक है, तो पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषकों तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, मिट्टी को इन पोषकों तत्वों से समृद्ध करने के लिए जो है भूमि में जो है ज़मीन में उर्वरक खाद को मिलाया जाता है। यदि हमें पौधों के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम केवल पौधों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। अगर हम लोग जो है इसके बारे में पूरे पौधे के बारे में, उर्वरक के बारे में, खाद के बारे में अगर हम लोगों को पूरा अच्छे तरीके से जानकारी हो जाएगा तो हम लोग सिर्फ उसको जो है उगा नहीं सकते बल्कि उसको स्वस्थ भी रख सकते हैं, उसको सही रख सकते हैं। चलिए, अगला है पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। प्रोटीन बनाने के लिए जो है उसको आम रूप पे जो है इसको जो है नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद फसल जब कटाई होती है तो मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन जो है वायु में जो है प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन गैस उपलब्ध होती है, परंतु पौधे इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं। लेकिन इसका उपयोग पौधे जो है नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, पौधे नाइट्रोजन के विलय के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। नाइट्रोजन को जो है विलय के रूप में मतलब मिश्रण के रूप में ही जो है इसको क्या कर सकता है, मिक्सर के रूप मतलब अवशोषित कर सकता है। जब तक वो नाइट्रोजन को जो है मिट्टी में ना मिलाया जाए तब तक वो जो है अवशोषित नहीं करेगा। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन समय नहीं बना सकते। राइजोबियम जो है अपना भोजन क्या करता है, समय नहीं बनाता। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों के जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। ठीक है, कौन? राइजोबियम। अधिकतर दालों फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। ठीक है, दालें जो हैं वो फलीदार पौधे से प्राप्त होती है। इसके बदले पौधे राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है ऊपर। ठीक है, संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर ये जो है रहेगा। ठीक है, राइजोबियम अगर
उपस्थित रहा तो उसमें जो है नाइट्रोजन के उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप मतलब स्वपोषी होते हैं, अधिकतर पौधे जो है स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पौधे अन्य पोषण प्रणाली पर अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। ठीक है, परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं और सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पौधे तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं? क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए ये था आज आपका लेसन। आपने क्या क्या सीखा, तो यहाँ पे कुछ पढ़ते हैं हम लोग। सभी जीवों के खाद की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। दूसरा है, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद समय संश्लेषित करते हैं। ठीक है। तीसरा है, हरे पादप मतलब हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद संश्लेषण के लिए करते हैं। चलिए मैं वीडियो का आगे धीरे धीरे बढ़ा देता हूँ, आप लोग जो है इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ये वीडियो आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आगे जो है इसका जो है क्वेश्चन आंसर पर ध्यान दिया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय, खुदा हाफिज़। घर पर रहें, सेफ रहें।